pi bond containing strong electron withdrawing group. Especially minus R group with heteroatom. हेटेरोएटम के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा. प्रेजेंट ऑन sp3 और sp2 carbon having at least one इनोलाइजेबल, ऐसे लिख लीजिएगा, इनोलाइजेबल अल्फा CH और गामा CH और डेल्टा डैश CH. When any base or basic reagent is used, बहुत इजी है, बहुत क्लियर. Then inolate or inolate derivative or extended inolate. कौन सा? Having at least one लिखा. Extended inolate, intermediate carbanion, may form. Okay. For any pi bond containing strong electron withdrawing group, especially minus R group with heteroatom, present at present on sp3 or sp2 carbon having at least one inolizable alpha CH, gamma CH or delta dash CH. When any base or basic reagent is used, then inolate or inolate derivative or extended inolate intermediate carbanion may form. बहुत इजी है, मैं आपको बता दूंगा. अगर आप बेस या बेसिक रिएजेंट लेंगे तो इनोलेट डेरिवेटिव या एक्सटेंडेड इनॉल बनेगा. और अगर आप या कभी कभी इनॉल डेरिवेटिव भी बन जाता है. आप यहाँ एक्सटेंडेड इनॉल लिख लीजिए और इनॉल डेरिवेटिव भी लिखिए, इनॉल भी बन जाता है. ठीक है, उसके लिए भी इनॉल डेरिवेटिव बनाने के लिए भी इनोलेट का इस्तेमाल किया जाता है. तो देन इनोलेट और इनोलेट डेरिवेटिव और एक्सटेंडेड इनोलेट और इनॉल डेरिवेटिव इंटरमीडिएट कार्बोनाइल may form. हेटेरोएटम के ब्रैकेट में आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस इसको ऐड करना. And if acid or Lewis acid is used, then enol or enol derivative or extended enol intermediate may form. उसको लिख लीजिए. And
एंड इफ एसिड और लुईस एसिड, एंड इफ एसिड और लुईस एसिड, एंड इफ एसिड और लुईस एसिड reagent is used, then enol, ये लिख लिया ना पूरा आपने, ठीक, तो नीचे लिखना है if acid or Lewis acid reagent is used then enol, अंडरलाइन कर लीजिए, कॉमा, enol डेरिवेटिव और एक्सटेंडेड enol, इंटरमीडिएट में फॉर्म। ठीक है, क्लियर? अब देखिए आपको सारा इसमें आ जाएगा, इसको लिख लिया बता दो। नहीं ये तो पूरा बताऊंगा, इसको मिटाना पड़ेगा ना, ये लिख लिया ना आपने। ये आप इसको उस कॉपी में लिखिएगा जहां बिल्कुल रेगुलर चलेगा, ठीक है? हाँ, सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा पूरा पहले मैं आपको लिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराऊंगा पूरा सिस्टमेटिकली, ठीक है? चलिए देखिए, पहले तो आप देख लीजिए ऐसे ग्रुप सारे, कौन सा हो गया? एल्डिहाइड है ना, ये क्या हो गया? कीटोन, ये क्या हो गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, हो गया एस्टर, अल्काइल एस्टर, कभी कभी थायोएस्टर भी लिया जाता है, तो आप थायोएस्टर भी ले लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में आपका आ जाएगा COCOR, ये भी एक है आपका एनहाइड्राइड है, NO2 है, CN है, CN में आपका ट्रिपल बॉन्ड है, सल्फोन है, दो तरह के सल्फोन होते हैं, R बराबर आप अल्काइल ले लो अगर, या आप SO2 AR ले लो, ये भी एक होता है ग्रुप आपका, राइल ग्रुप ले सकते हो, ठीक। और इसके साथ या आप ले लो CONR2, या ले लो आप CON, और यहाँ पे आप AR2 ले लो, या आप ले लो इसकी जगह पे लैक्टोन। लैक्टोन देखिए समझिए, मैं बता रहा हूँ, लैक्टोन का मतलब साइक्लिक एस्टर, ऐसा, ठीक है? लैक्टोन का मतलब हो गया साइक्लिक एस्टर, वो तो कितने भी रिंग का आप ले सकते हो, साइक्लिक एस्टर। लैक्टम ले लो, सारे आगे लिखो जी, सारे आगे एक्सेट्रा कर लो आप, और आएगा तो कोई और ले लो। अब देखो, अब चाहे आप कोई भी ऐसा ग्रुप ले लो जिसके अंदर और भी होते हैं, मैं आपको अगर और भी अगर मिसलेनियस लिखाना चाहूँ तो कुछ और भी मिसलेनियस होते हैं, वो भी लिख लो। जैसे देखो आप ले लो CH2PO, फास्फोनेट भी ले सकते हो। अरे दीपक, ये मेरा फोन ले लेना पड़ेगा। हेलो, हमें क्लास ले सकते हो? चलो ठीक है, चलो रहना। ये भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, थोड़ा स्पेशल है। एक्सेट्रा अब
सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं विड्रॉइंग, ठीक है। मैंने आपको ये बताया उस स्टेटमेंट में कि इनमें से कोई भी आप फंक्शनल ग्रुप ले लो, इस सबके अंदर विड्रॉ करने की टेंडेंसी और सबके पास पाई बॉन्ड है। विड्रॉ करने की टेंडेंसी इसलिए क्योंकि हेटेरोएटम जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, इधर 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 NO2 में नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें फास्फोरस भी है और ऑक्सीजन भी है, इसमें भी फास्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी है, फास्फोरस भी, ऑक्सीजन भी है। ये वाला है मेरे हिसाब से एक ज्यादा होना है, P डबल बॉन्ड O है, इसमें एक OR होना चाहिए, इसमें दोनों OR होना चाहिए। सही कर लिया, 5 वैलेंसी हो गया, अब सही सही कर दिया। या तो फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड हो और या तो फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। अब मैंने आपको ये लिखवाया कि कोई भी इस तरीके का ग्रुप जिसके पास पाई बॉन्ड है और विड्रॉ करने की टेंडेंसी है अलॉन्ग विद हेटेरोएटम है, और वो किसी भी तरह के sp3 या sp2 कार्बन पे जुड़ा हुआ है, उससे मतलब नहीं है, sp3 पे भी हो सकता है, sp2 पे भी हो सकता है, और उसके पास कोई इनोलाइजेबल अल्फा CH लिखवाया मैंने आपको, गामा CH लिखवाया और डेल्टा डैश CH लिखवाया होना चाहिए। यहाँ तो नहीं पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ जुड़ा नहीं है, क्योंकि ये सारे खाली फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक। तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रखते हैं और जिनके पास पाई बॉन्ड होता है, अगर वो किसी भी तरीके के sp3 या sp2 कार्बन पे होंगे और उनके पास कोई इनोलाइजेबल हाइड्रोजन होगा, चाहे वो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, गामा हाइड्रोजन हो या डेल्टा डैश हाइड्रोजन हो, और उसके साथ हम बेस या बेसिक रिएजेंट लगाएंगे, ठीक। तो क्या बनेगा आपका इनोलेट या इनोलेट डेरिवेटिव या एक्सटेंडेड इनोलेट और या इनॉल डेरिवेटिव, 4 चीजें लिखवाई मैंने आपको। और अगर आप एसिड या लुईस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो उसके साथ बनेगा इनॉल या एक्सटेंडेड इनॉल और या इनॉल डेरिवेटिव, ये लिखवाया आपको। ये स्टेटमेंट है आपका पूरा, ठीक। आप ले लीजिए बेटा, ये आपको बेस करना नहीं देता है, आप बेस करेंगे, ठीक। ये वाला शीट ले लीजिए बेस, ठीक, आप भी ले लीजिए, ठीक। ये बेस है, उधर दोनों ले लीजिए, ठीक। आपके पास है बेस का, आप निकालिए सारे लिखिए आपने फंक्शन ग्रुप्स। अब देखिए मेरी बात सुनिए, अगर इससे इनॉल बनेगा तो इनॉल ऑफ एल्डिहाइड, ठीक। इससे बनेगा तो इनॉल ऑफ कीटोन, इनोलेट बनेगा तो इनोलेट ऑफ कीटोन, इससे बनेगा तो इनोलेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबके साथ आप इनोलेट टर्म और इनॉल टर्म जोड़ सकते हैं, ठीक है। NO2 को बनाएंगे तो इनॉल ऑफ NO2 है, इनोलेट बनाएंगे तो इनोलेट ऑफ NO2, ठीक। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो इनोलेट और इनॉल होता है वो केवल इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स के लिए होता है जो मैंने आपके सामने लिखा। अब आप उनको याद नहीं करना, आप इनको चाहे तो समझ भी सकते हैं किस तरह से कि देखिए सबके पास पाई बॉन्ड है और सबके पास हेटेरोएटम के साथ वो पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और अगर पाई बॉन्ड होगा तभी किसी तरीके का रेजोनेंस या डिलोकलाइजेशन इफेक्ट काम करता है, ठीक है। अब आपको जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इसको पूरा करना पड़ेगा। आप ये समझ गया मेरी बात को ना, ठीक। एक समझने के लिए आप यहां पे लिख लीजिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। इसके साथ ले लीजिए, अगर इसके साथ क्या होगा बेस, तो क्या बनेगा इनोलेट या इनोलेट डेरिवेटिव, ठीक है, या इनॉल डेरिवेटिव भी बनता है। आप सोच रहे हो इसमें इनॉल कैसे आ रहा है, इनॉल का भी इसमें कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। और यह क्या बनेगा आपका एक्सटेंडेड इनोलेट, लेकिन क्या होगा ऑफ NO2। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या बोल सकते हैं आप इनोलेट ऑफ NO2, क्या बोल सकते हैं इनोलेट डेरिवेटिव ऑफ NO2, क्या बोल सकते हैं इनॉल डेरिवेटिव ऑफ NO2, या क्या बोल सकते हैं एक्सटेंडेड इनोलेट ऑफ, मतलब कि नाइट्रो एल्केन का ये सारा टर्म जो लिखा हुआ। और अगर आप एसिड लेते हैं तो ऐसे लिखिएगा जैसे आपने मैं इसमें लिखवाया, अलग से मत लिखिए। या लुईस एसिड लेते हैं तो क्या मिलेगा फिर इनॉल या इनॉल डेरिवेटिव या एक्सटेंडेड इनॉल, नोट कर लीजिए, ऑफ NO2।
इनॉल और इनॉल डेरिवेटिव और एक्सटेंडेड इनॉल ऑफ मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसमें सारा मत लिखिए, ये जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं सबके लिए आप ये बना सकते हैं। और अगर आप उस फंक्शनल ग्रुप के लिए वो पर्टिकुलर इनोलेट बनाएंगे तो आप उस फंक्शनल ग्रुप के साथ उसको जोड़ सकते हैं कि इनोलेट ऑफ NO2, इनोलेट ऑफ कीटोन या इनोलेट ऑफ एल्डिहाइड, इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको समझाता हूं। आपको समझ में आ गई मेरी बात? हाँ, सबके साथ मत लिखिएगा, ठीक है, एक के साथ लिख लीजिए, बाकी सबके साथ आप अपने आप समझ लीजिए। यानी मैं आपको अगर मुझसे कोई पूछे कि इनोलेट या इनॉल डेरिवेटिव या इनोलेट केमिस्ट्री के बारे में हमें जानना है तो किस तरीके से उसको इनिशिएट किया जाए, तो आप उससे बोलिए कि किसी भी तरीके का ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर हो और वो -R टाइप का ग्रुप हो या कहिए पाई बॉन्ड कंटेनिंग हो, पाई बॉन्ड हो उसमें, अगर उसको आप किसी बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो वहां पे इनोलेट बना सकते हैं, या किसी तरह एसिड के साथ या ल्यूसिस के साथ ट्रीट करते हैं तो आप इनॉल बना सकते हैं। ठीक, तो ये आपका पहला स्टार्टिंग पॉइंट होगा। मतलब सपोज कीजिए मैंने पीएच ले लिया तो पीएच के साथ नहीं बनेगा इनोलेट, ठीक, केवल उसी के साथ बनेगा जिसके साथ ये सारे फंक्शन ग्रुप्स। अब मेरी बात को समझिए, एग्जांपल के तो मिटा दो पूरा बेटा। सर इससे कैसे बनेगा सर, ये इस वाले सिस्टम से इधर से निकाल? तो बताने दोगे तभी तो बताएं, बता रहे हैं, अभी तो केवल फंक्शन ग्रुप लिखे हैं, तो बता रहा हूँ, सब बताऊंगा मैं, एक एक एग्जांपल सबका ले लेता हूँ। ठीक है, बेटा तो उसको पूरा ना, इसका बोल रहे फास्फोरस का, बता दो। उसका तो पूछना ही नहीं चाहिए, तो खोल के रखा है। चलो बताता हूँ, नोट कर लिया ना आपने सारा? देखिए अब एग्जाम्पल देखिए, छोड़िए, एग्जाम्पल देखिए। सपोज कीजिए मैंने इस पे लिया है LiHMDS, डाइऑक्साइड PHA और 0 डिग्री, लिखते जाइए इसको फटाफट, बहुत सारा देता हूँ छोटे। LDA PHA -78, मेरा सवाल आपसे इसमें यह है कि इसमें हाउ मेनी इंटरमीडिएट्स विल फॉलो, ठीक है, हाउ मेनी इंटरमीडिएट्स विल फॉलो। थोड़ा इंपेरिकल सवाल है, अगर आप इसको मैथ के हिसाब से चले तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप समझ NAT टाइप, तो गेट में NAT पैटर्न। वैसे आपका सवाल बेसिक है तो आपको उसके साथ कोरिलेट करना है। मेरा सवाल यह है कि हाउ मेनी इंटरमीडिएट विल फॉर्म, मतलब कितने इंटरमीडिएट आपके हिसाब से यहाँ बन सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल है, सही है, तो सही है। सारे ले लीजिए, पहले उसके बाद ले लीजिए समझाने के लिए। हाँ बताइए, कितना है क्या बताइए। तो आपके हिसाब से बनना चाहिए ना, वैसे तो बन होता है, ऐसा नहीं। पहले समझिए तो मेरी बात को समझ लीजिए, मैंने आपको लिखाया वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसलिए मैंने सवाल ले लिए, 4 सवाल ले लिया, चारों सवाल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया, फिर उसके बाद एक एक करके आपको सब बताता हूँ।
3 बनेगा 4 बनेगा हम बनाएंगे, देख लेंगे। और 3 बनेगा तो गुड, 4 बनेगा तो भी गुड। सवाल ये देख लिए सवाल। देखिए हम आपसे जो बोले हैं, जो स्टेटमेंट हमने आपको लिखवाया है उसको जस्टिफाई कर देते हैं, दैट्स इट, है ना। बाकी उसके बाद जो है आप एक एक करके, आप एक करा दूंगा आपको, उसके बाद आप सारा करके देखिए। ये बहुत जस्टिफाइड बात है, आपको मैं लिटरली बताऊं तो, इसलिए आपको अगर उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तो आपको डाउट आएगा ही नहीं कोई। -70 है टेम्परेचर, -78 डिग्री से हो गया। मेरे पास मैंने आपको क्या बताया कि आपको किसी भी तरीके का ऐसा फंक्शन को जो मैंने पहले लिखवाया वैसा होना चाहिए, प्रेजेंट एट sp3 कार्बन और sp2 कार्बन, यहाँ तो sp3 कार्बन लिखे फंक्शन तो ये है यार, देखिए sp3 पे ठीक, ये भी क्या है ठीक है, तो डायरेक्ट है ना, इसको क्या बोलोगे आप अल्फा, इसको क्या बोलोगे अल्फा डैश, डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है तो अल्फा हो गया, उसके कीटोन के रेस्पेक्ट में अल्फा हो गया, ठीक है। मैंने बोला आपको कि कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो मैंने मेंशन किया वो है, अगर किसी भी sp2 या sp3 फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में है वो, मतलब कि अगर किसी भी sp3 कार्बन पे हो चाहे sp2 कार्बन पे होना चाहिए, और उसके पास कोई इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन या बीटा गामा हाइड्रोजन या डेल्टा डैश हाइड्रोजन चाहिए, बोला मैंने आपको, ठीक। इनोलाइजेबल समझते हैं, इनोलाइजेबल का मतलब एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर आपको इनोलाइजेबल हाइड्रोजन के बारे में ना समझ में आता हो तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन के बारे में लिख लीजिए एसिडिक हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तभी तो बेस से जुड़े हो। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन का अगर मैं बात करूंगा, अगर एसिडिक हाइड्रोजन कंसीडर करूंगा उसको, तभी वो बेस के साथ जुड़ेगा। तो इनोलाइजेबल H का मतलब हो गया एसिडिक हाइड्रोजन की बात करना, ठीक है। देखिए आपने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन मींस एसिडिक हाइड्रोजन। अब बताइए ये हाइड्रोजन है, ये एसिडिक है। अब आप पूछेंगे एसिडिक क्यों, एसिडिक इसलिए क्योंकि ये इसको स्टेबलाइज कर। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर बेस लोगे तो ये H इसलिए निकलेगा क्योंकि ये H एसिडिक है, और अगर H निकलेगा तो H निकलने के बाद कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, उसको आप कार्बन आयन बोलोगे, और कार्बन आयन डीलोकलाइज होगा तो चार्ज चला जाएगा ऑक्सीजन पे, उसको आप इनोलेट बोलोगे। समझ गए मेरी बात? तो इनोलेट का मतलब एक ऐसा कार्बन आयन जो इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो मैंने आपको लिखवाए उससे रिजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है और माइनस चार्ज को हेटेरो एटम पे भेज देता है, और हेटेरो एटम पे जो भी माइनस चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है। समझ गए मेरी बात को? उसको उसका इनोलेट बोलते हैं। जैसे देखिए कीटोन है तो कीटोन का इनोलेट, NO2 है तो NO2 का इनोलेट, सल्फोन और कीटोन दोनों है, देखिए है ना दोनों, तो आप सोचोगे यार सल्फोन के साथ ले कीटोन के साथ ले, ठीक है, तो वो उसको एक्टिवेटेड मिथाइलिन बोलते हैं। एक्टिवेटेड मिथाइलिन के बारे में बताता हूं मैं आपको। चलिए यहां आ जाइए, पहले ये कीटोन है आपका, तो यहां क्या बोलोगे इसको कीटोन का। अब आपको थोड़ा मैं वेरीफाई करा रहा हूं, थोड़ा सब पे मार्क कर लीजिए। पहला हो गया आपका, दूसरे वाले पे आ जाइए। दूसरे वाले में देखिए NO2 है, ठीक, इस पे जुड़ा देखिए sp3 पे है, हाइड्रोजन भी है, 2 हाइड्रोजन है। मैंने एक टर्म लिखा है एटलीस्ट 1, ये ना देखिए आप लिखवाया एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक होना चाहिए। इसका मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर एक भी नहीं हुआ तो फिर इनोलेट नहीं बनेगा, क्योंकि अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं हुआ तो फिर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा या कंजुगेशन में अगर हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो फिर इनोलेट नहीं बन सकता। तो सारी चीजों को समझिए जो मैंने स्टेटमेंट में आपको लिखवाया, ठीक है। बताइए कौन सी पोजीशन होगी NO2 के लिए? अल्फा, सही है। बेस लिया है LDA बेस, ठीक, यहां HMDS बेस। चलिए अब अभी आप करिएगा मत, अभी बस मार्क कर लीजिए बस प्लीज। तीसरे बारी, तीसरे में बताइए आप फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ठीक, अब आपके पास अल्फा बीटा गामा कर लीजिए इसके रेस्पेक्ट में। ये हो गया भैया अल्फा, ये अल्फा डैश, 2 हो गए ना भाई। अल्फा पे भी आपके 2 हाइड्रोजन और अल्फा डैश पे भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन तो एक ही है ना, एक ही, ठीक। और एक है भाई आपका अल्फा बीटा और गामा। गामा बोलिए क्योंकि गामा तो दोनों के लिए सेम ही है, दोनों तरफ से एक ही है कार्बन,
ठीक है, अल्फा डैश, भाई अल्फा समझ रहे हैं ना इनको क्यों अलग किया है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसको अल्फा ले लिया, इसको अल्फा डैश और इसको बीटा डैश, और इधर ये सेम दोनों के लिए सेम है तो इसको मैंने गामा मान लिया। ठीक, गामा पे भी क्या है, अब थोड़ा देखिए, जब कभी भी किसी डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन पे या किसी एरोमेटिक रिंग पे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है तो वो हाइड्रोजन हमेशा नॉन एसिडिक होता है। नॉन एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है कि वो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप उसको एसिडिक हाइड्रोजन कंसीडर नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा एक लाइन लिखिए, सवाल के नीचे लिखिए कि द हाइड्रोजन्स or their isotopes, the hydrogen or their isotopes आइसोटोप का मतलब ड्यूटेरियम का बात कर रहा हूं, ड्यूटेरियम लेना, ट्राइटियम नहीं लेना, ड्यूटेरियम, हाँ आइसोटोप्स ड्यूटेरियम, if present on double bond, of alkene or aromatic ring, then it will be considered as non-acidic hydrogen. Due to high bond energy. Due to high bond energy. बॉन्ड एनर्जी, मेरी बात समझ गया? मतलब आप इसको नहीं तोड़ सकते, इस वाले को आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि एसिडिक है। ठीक है, अब हमने आपको स्टेटमेंट लिखवाया कि अगर कोई भी पाई बॉन्ड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और उसके पास, देखिए दोनों तरफ से, एक तरफ sp3 है, एक तरफ sp2 है, यानी ये अगर ये ग्रुप देखा जाए तो ये sp3 पे भी मौजूद है और sp2 पे भी मौजूद है। ठीक, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा पे भी हाइड्रोजन है, अल्फा डैश पे, लेकिन ये एसिडिक नहीं है। बीटा पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, और गामा पे यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, और एक और गामा है जो बाहर की तरफ जा रहा है। इसको मैंने आपको इंडिकेट नहीं किया, इसलिए आपने इस पे गौर नहीं किया। देख लीजिए, ये भी गामा है, अल्फा बीटा गामा, लेकिन ये दोनों गामा अलग अलग हैं। ये बाहर है रिंग के और ये रिंग के अंदर है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए ध्यान से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी तरीके के स्ट्रॉन्ग -R वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, जिसके पास हेटेरो एटम हो और पाई बॉन्ड हो, उसको किसी sp3 पे रखिए चाहे sp2 पे रखिए, उसके पास इनोलाइजेबल हाइड्रोजन का मतलब ये है कि हो सकता है कि डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन, ये देखिए मैंने डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन ले रखा है यहाँ पे, हो सकता है कि वो इनोलाइजेबल गामा हाइड्रोजन हो सकता है। देखिए इनोलाइजेबल है गामा हाइड्रोजन। अब आप पूछोगे कि सर ये गामा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है? देखिए ये गामा हाइड्रोजन का कंजुगेशन डबल बॉन्ड के साथ है। भाई अगर गामा हाइड्रोजन का प्रोटॉन निकालिए तो उसमें माइनस चार्ज आएगा, और कार्बन का माइनस चार्ज डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। देखिए कंजुगेशन समझ रहे हैं ना, डबल बॉन्ड के बगल में, और फिर डबल बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन। तो कुल मिला के चाहे डायरेक्ट कंजुगेशन में हो और चाहे डबल बॉन्ड के थ्रू कंजुगेशन में हो, एसिडिक तो माना ही जाएगा उसको। भाई देखिए अगर मैं मान लीजिए इस प्रोटॉन को निकालता हूं और यहाँ माइनस चार्ज लगाता हूं, तो ये माइनस चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और माइनस चार्ज को यहाँ भेज देगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, फिर ये माइनस चार्ज यहाँ कंजुगेशन में आएगा और चार्ज को पे भेज देगा, यानी बना तो इनोलेट ही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन ले लो और चाहे गामा हाइड्रोजन ले लो, दोनों को आप इनोलेट में इन्वॉल्व कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? अभी बना के दिखाता हूं आपको। तो यहां कितने हो गए भाई, कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? अल्फा निकल सकता है, गामा निकल सकता है और गामा डैश निकल सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इसमें कितने इंटरमीडिएट बनेंगे, तो मैं बना के भी देखूंगा आपको, सब बताऊंगा आपको। आपको समझ में आया मेरी बात? ठीक है, चलिए। सो आप इसमें देखिए, एक काम करें, इसमें कैसे बनाना है आपको, डायरेक्ट आप देख ले। पहला वाला है
पहले वाले में sp3 पे है, तो एक काम करें सीधे sp3 पे माइनस चार्ज लगा दें। कैसे बनाया जाता है उसको देख लीजिए फटाफट। बन गया? ये क्या है भाई? कार्ब एनायन, ठीक है। और फिर इसको डिलोकलाइज करिए ऐसे, क्या बन गया? रेजोनेंस में ले जाने से हाँ जी, डबल बॉन्ड O माइनस Me सॉलिड, इसको क्या बोलोगे आप? इनोलेट ऑफ कीटोन। बना लीजिए। आज से कभी भी कोई भी पूछे व्हाट इज इनोलेट, सो इनोलेट इज नथिंग बट अ कार्बन आयन, बट इट इज स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन टू दीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस R ग्रुप्स, जो मैंने आपको लिखवाया। समझ गए? अच्छा ये बताइए अल्फा से निकलेगा क्या? अल्फा पे तो हाइड्रोजन ही नहीं कोई, और Me वाला हाइड्रोजन अल्फा नहीं, बीटा है। जो Me का हाइड्रोजन है वो कहां पे है? बीटा है, तो वो कंजुगेशन में नहीं है। तो एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ही होता है इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, क्योंकि अगर बीटा को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इनोलाइजेबल ही नहीं है, एसिडिक ही नहीं है। समझ गया? तो जो इनके ग्रुप्स के साथ कंजुगेशन में हो हाइड्रोजन, उन्हीं को ही आप निकाल सकते हो बेस के साथ, और उन्हीं के साथ इनोलेट बना सकते हो। तो इसलिए आप इस Me का हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते क्योंकि ये बीटा है, ठीक है। अल्फा ये है तो ये Me वाला हाइड्रोजन क्या हो गया? बीटा। समझ रहे ना बेटा? ठीक है, चलिए बना लीजिए आप इसको। कार्बेनाइन का मतलब हो गया ऑक्सीजन, कार्बन न्यूक्लियोफाइल, और इनोलेट का मतलब हो गया दोनों, ऑक्सीजन भी और कार्बन भी, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है तो आप इसको क्या बोल सकते हो? ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल। और कार्बन पे माइनस चार्ज होगा तो क्या बोल सकते हो? कार्बन न्यूक्लियो। यानी इनोलेट के अंदर दोनों नेचर होता है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल का भी नेचर होता है और ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल का। बट अभी आप ये सब चीज कुछ मत लिखिए, अभी सिर्फ आप वो स्टेटमेंट जस्टिफाई करिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ठीक है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ना तो लिखना है ना तो समझना है, जहां मैं आपको लिखाना होगा सब लिखाऊंगा। बेटा दो, बेटा दो, आपने लिखिए बेटा। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में बताइए भाई। sp3 पे यहां पे मान लीजिए माइनस चार्ज, सीधे निकालिए माइनस चार्ज और वहां पे माइनस चार्ज दिखा दीजिए बस। NO2 को ओपन कर लीजिए ताकि आप NO2 के साथ इनोलेट दिखा सके, ऐसे होता है NO2। प्लीज बनो, सही है। कार्बन न्यूक्लियोफाइल ऑफ नाइट्रो एल्केन, ठीक है भाई। चलिए अब इसका इनोलेट बना लीजिए। बताइए ये क्या है? क्या है? इनोलेट है ना? इनोलेट है तब क्या? इनोलेट नहीं है ये, इनोलेट ही तो है, और क्या है? इनोलेट ही है, लेकिन इनोलेट में भी कुछ और है, बताइए। इनोलेट तो खाली इतना मार्क किया है मैंने, इतने को इनोलेट बोलते हैं। एक डबल बॉन्ड ज्यादा दिख रहा होगा आपको कंजुगेशन में, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड इनोलेट। एक्सटेंडेड इनोलेट का मतलब होता है ऐसा इनोलेट जिसमें बीटा और गामा पे भी डबल बॉन्ड हो इनोलेट बनने के बाद। तो इसको मैं अभी आपको लिखा देता हूं, आप पहले इसके नीचे इंडिकेट कर लें जरूर, लेकिन मैं आपको लिखा देता हूं इसके बारे में। ये क्या है आपका? ये तो खाली इनोलेट है, लेकिन चूंकि हमारा बीटा और गामा पे भी क्या है? डबल बॉन्ड है, तो यानी कि एक कंजुगेशन डबल बॉन्ड का बढ़ गया,
तो इसके बेस पे क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड इनोलेट। इसका नाम क्या है? मैं भी साहब आपको दिखा देता हूं, समझिए इसको। एक्सटेंडेड इनोलेट ऑफ NO2। ये पढ़े हैं आप? एक्सटेंडेड पढ़े हैं आप? आप पढ़े एक्सटेंडेड? ये पढ़े हैं? चलिए अब ये दो जो चीजें हैं वो लिख लीजिए। एक तो इसको लिख लीजिए, एक थोड़ा एक्टिवेटेड मिथाइलिन के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। बताइए, इसको खाली इनोलेट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डबल बॉन्ड छोड़ तो नहीं सकते आप। ये भी तो कंजुगेशन में है इसके साथ। ये O माइनस कंजुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ, और ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है इसके साथ। तो ये एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड इनोलेट ऑफ NO2 ग्रुप। चलिए लिखिए। ये तो समझ गया ना इनोलेट में क्या होता है? अल्फा और उस ग्रुप के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और जो भी हेटेरो एटम होता है उस पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, लिख लीजिए। इन एनी इनोलेट, आपको समझ आया? एक्सटेंडेड ही समझ में आया? एक्सटेंडेड से समझ में आया। तो बस वही समझना, और क्या समझना, और कुछ समझना ही नहीं। और आपके ऊपर है, अगर आप जाएं तो समझे, नहीं जाएं तो रुके रहें, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा तो समझ में। और क्या नहीं समझना है इसमें? और कुछ मैंने बताया नहीं? सर ये तो ये रेजोनेंस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे जो नेगेटिव है फिर बॉन्ड बनाता है, फिर बॉन्ड है, फिर वो ये चार्ज के रूप में अपीयर हो जाएगा, फिर वो सब ठीक है, वो सब तो अपीयर कर रखा मैंने, वो आपको समझ, कंजुगेशन समझ में नहीं आता। आप जो एक्सप्लेन नीचे किया वो हम समझ सकते हैं, नीचे वाले जो आपने। तो बस वही तो समझा रहा हूँ, और क्या समझ रहा हूँ? वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, पूरा ओवरऑल थोड़ा पूछ रहा था। लिखिए, इन एनी इनोलेट ऑफ minus R group, in any inolate of minus R group, if any extra conjugated, in any inolate of minus R group, if any extra conjugated double bond present between beta and gamma carbon, present between beta and gamma carbon, present between beta and gamma carbon, then it is called extended inolate of then it is called extended inolate pass of metal, and it is called extended inolate. ठीक। और एक्टिवेटेड मिथाइलिन भी समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि दो स्ट्रॉन्ग माइनस आर ग्रुप हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, माइनस आर का मतलब समझ रहे हैं ना, पाई बॉन्ड जिस पे है, हाँ, वो अगर डायरेक्ट किसी कार्बन से जुड़े हो और उस पे कोई हाइड्रोजन हो, उसको एक्टिवेटेड मिथाइलिन बोलते हैं। उसको भी लिख लीजिए। if two strong minus R groups, if two strong minus R groups directly present at one carbon, directly present at one carbon, having at least one hydrogen, can be termed as activated methylene, can be termed as activated methylene. एक्टिवेटेड जानते हो बोलते हैं बेटा इसको, क्योंकि इनका हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होता है, इसीलिए इसको एक्टिवेटेड बोलते हैं, टर्म्ड एज एक्टिवेटेड मिथाइलिन। ठीक है, मेरी बात सुने। जैसे आप लोगों के माइंड में ये बात आती होगी यार इसके साथ ले जाएं कि इसके साथ ले जाएं,
कार्बोनाइल तो दोनों के लिए सेम ही है ना भाई। मैं कह रहा हूं कि इसके रेस्पेक्ट में कार्बोनाइल लो चाहे इसके रेस्पेक्ट में कार्बोनाइल लो, तो कार्बन तो वही है ना, इनोलेट ना अलग अलग है। तो इसलिए आपको पहले एक्टिवेटेड मिथाइलिन के बारे में जानना है कि इसमें हमको किसके साथ ले जाए, उससे मतलब नहीं है, कार्बन तो दोनों का सेम है। ठीक है, बस इतना जानिए कि ये एक -R ग्रुप है, ये एक -R ग्रुप है, इसके पास ये एक अल्फा है और ये एक अल्फा है। अब कहा जाए कि ये वाला अल्फा तो केवल कीटोन का है, लेकिन ये वाला अल्फा दोनों का है, सल्फोन का भी है और कीटोन का। तो ऐसा डायरेक्ट अल्फा कार्बन जो दो -R ग्रुप के लिए हो एक साथ, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड मिथाइलिन। और एक्टिवेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है बेटा, अब खुद बताओ यार, यहां प्रोटॉन निकालोगे तो दोनों से स्टेबलाइज होगा, यहां प्रोटॉन निकालोगे तो सिर्फ इससे स्टेबलाइज होगा। तो फिर आप बेस लोगे तो कौन सा निकलेगा, ये। समझ गए मेरी बात? तो आप यहां पे क्या बनाएंगे, इनोलेट ऑफ कीटोन भी होगा और इनोलेट ऑफ सल्फोन भी होगा। लेकिन यहां पे हम इनोलेट ऑफ कीटोन या इनोलेट ऑफ सल्फोन नहीं बोलते बेटा, इसको बोलते हैं इनोलेट ऑफ एक्टिवेटेड मिथाइलिन। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको मैं वही वाला बेटा दूसरा वाला बेटा बेटा ना, गलत मत लिखिएगा बेटा, देख देख के लिखिएगा कायदे से। कुछ चीजें आपने पढ़ी होंगी, कुछ चीजें आप नहीं जानते होंगे। चलिए इतना देख लीजिए खाली बेस है कि नहीं, ये देखो बेस है, ये मार्क कर लो बेस है। ठीक है, ओके, तो चलो आ जाओ। तो बेस से इस पे क्या आ गया जी, बिल्कुल -4 आ गया। खोल दो थोड़ा दोनों तरफ, सल्फोन का मतलब 2 सल्फर पे डबल बॉन्ड हुआ ना। इसको तो निकालना ही नहीं है, तो उसकी बात मत करो। ठीक, ये हो गया, ये हो गया हमारा कार्बन है। लेकिन इसको थोड़ा लिख लेना है, कैसा है भैया, एक्टिवेटेड है ना, कैसा है, एक्टिवेटेड कार्बन है। इनोलेट बना लो किसी के साथ, इसके साथ ले जाए। सही है ना? बताइए एक्सटेंडेड इनोलेट तो नहीं है ये? एक्सटेंडेड इनोलेट में हमेशा 2 डबल बॉन्ड होता है, इसमें एक ही डबल बॉन्ड है ना, तो ये तो इनोलेट है सर। लेकिन आप आज भी सोचते हैं हम कीटोन को बोले, सल्फोन को बोले, एक्टिवेटेड बोले। ठीक है, इनोलेट ऑफ एक्टिवेटेड। आई मेरी बात समझ में बेटा? ठीक है, अब बस ये बचा आपका ये वाला तीसरा वाला। मैंने आपको एक्टिवेटेड मिथाइलिन भी समझा दिया और आपको मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, नेम रिएक्शन पढ़ते हैं ना आप लोग, बहुत सारे इनोलेट से ही होते हैं सारे नेम रिएक्शन। इनोलेट याद कर लीजिए, समझ लीजिए और उसको कोरिलेट करते जाइए, नेम रिएक्शन बनता जाएगा। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है, अभी बेसिक है। बढ़ा दो, हाँ कर लीजिए। अच्छा, आपके मन में बात आती है सर सल्फोन के साथ ले जाएगा, किसी के साथ ले जाएगा, क्या मतलब है? आना तो कार्बन पे ही है ना, तो अब आप बना के क्या क्या तीर मार लो। मैं कह रहा हूं जिसको बनाने के बाद आप और कंफ्यूज हो जाए, उसको फायदा नहीं है बनाने का। तो सीधा सीधा आप समझिए, दोनों के लिए है कार्बन इनोलेट अलग अलग। तो इनोलेट की बात ही नहीं करना आपको, यहां बात करना है किसकी, कार्बोनाइन की, और फिर इनोलेट ऑफ एक्टिवेटेड मिथाइलिन कर देना है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं लिखना। चलिए, अब गिन लिया भाई आपने, अब तो बता दीजिए कितने बनेंगे इसमें इनोलेट, तीसरे वाले में 3 बन सकते हैं। चलिए ठीक है, बिठा दो भाई इसको, अब तो आपने समझाएगा बेटा। ठीक है, तीसरा वाला क्या बोल रहे हैं आप, 3 बनेगा। कौन सा वाला निकालो, चलो बता, अल्फा वाला निकाले कि गामा? अच्छा नहीं तो 2 बनेगा। अभी तो तुम बोले 3 बनेगा। 2 गामा है तो कैसे 3 ही तो बनेगा, 3 पॉसिबिलिटी सीधा सीधा दिख रहा है, तो गामा डैश से निकलेगा, तो गामा से निकलेगा, तो अल्फा से निकलेगा। अल्फा वाला 2 कैसे हो गए सर? अल्फा मिथाइल हाइड्रोजन समझे नहीं आ रहा है। अरे गजब बता रहा, पहले लिखा हुआ है समझ गए? पहले से लिखा हुआ है।
तो बाद में मिक्स हो रहा है। अच्छा पहले दूसरा था, अब बताओ 3 होगा तुम्हारे हिसाब से, बताओ। हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है, बताओ आप अल्फा निकालो या गामा डैश निकालो, बताइए आप। बहुत आसान बताइएगा, सिंपल बताइएगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं करना। मैंने पॉसिबिलिटी पूछी, पॉसिबिलिटी पे सब बनेंगे। मेरा क्वेश्चन तो हाउ मेनी इंटरमीडिएट विल फॉर्म, तो इसका मतलब बन तो बहुत सारे सकते हैं, वो बात की बात है, वो तो NAT है, मतलब कि न्यूमेरिकल में पूछना चाहता हूँ कितनी पॉसिबिलिटी है। चलिए एक आप लिख लीजिए हाउ मेनी पॉसिबिलिटी लिख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा डाउट ना हो तो। लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछा कि मेजर बनेगा कि कौन माइनर बनेगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सबसे पहला कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? अल्फा। गामा निकलेगा बेटा, गामा डैश निकलेगा, ठीक है। यहीं चूक कर जाते हैं आप, यहीं चूक कर जाते हैं आप। ये देखते हैं कि हर जगह आप याद करते हैं चीज को, जितना ज्यादा कंजुगेशन है, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ज्यादा एसिडिक। ऐसा नहीं चलता है, मैं बात सुनिए मेरी बात को। ये हाइड्रोजन डायरेक्ट इसके साथ कंजुगेशन में है, और ये जो हाइड्रोजन है वो पहले डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, और फिर डबल बॉन्ड के बाद कीटोन के साथ कंजुगेशन में है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यहां ज्यादा है, यहां कम है। लेकिन जानते हैं जो हाइड्रोजन डायरेक्ट कीटोन के साथ कंजुगेशन में होगा उसको ज्यादा जल्दी निकाल सकते हैं। ज्यादा जल्दी निकालना समझते हैं आप? ज्यादा जल्दी निकालने का मतलब कि वो निकालिए और सीधे कंजुगेशन में जाएगा और O पे माइनस चार्ज चला जाएगा। तो इसलिए ये तो मैं बाद में समझाऊंगा आपको कि अल्फा और गामा में कैसे देखा जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी में आप कहां से बता रहे हैं? अल्फा से, गामा डैश से और गामा से, तो तीनों बना लें बेटा। काइनेटिकली कंट्रोल्ड और थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड 2 टर्म होते हैं, तो आप अभी उसमें मत जाइए। अभी आप सिर्फ इसके जो 3 पॉसिबिलिटी हैं जहां से निकाल सकते हैं वहां बना लीजिए। ये बताइए अल्फा से निकाल सकते हैं ना? हाँ, अल्फा से क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक है। हाइड्रोजन क्यों एसिडिक है? क्योंकि ये इसके साथ कंजुगेशन में जा रहा है, या जाके डीलोकलाइज होकर के ऑक्सीजन में माइनस चार्ज देते रहा। ठीक है भाई, सही है। एक और कौन सा है? इसके अलावा तो नहीं ना भाई? तो कोई कैसा नहीं, साथ निकाल दो सब, एक भी पॉसिबिलिटी भी हो जाएगी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो लगा रहे हैं, रिएक्शन चल रहा है भाई यार। बाबा जी घर में थोड़ी ना है कि हम मान लीजिए बाबा जी घर में गए हैं या चाचा घर में गए हैं अपने, की देख रहे हैं कि सब पे निकाल दे सर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब 2 इस पे निकल जाए, 1 इस पे चला जाए, ये वाला ये नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये निकलेगा तो किसी एक ही जगह से, अब वो तीनों में से चाहे किसी एक से निकाल दो, ठीक, लेकिन निकलेगा एट ए टाइम किसी एक ही से, या तो इससे, या तो इससे, और या तो इससे। ठीक है, हाँ बताओ सर NaOH सर कभी-कभी लेता है तो अबे NaOH हमने नहीं लिया, ठीक, हमने NaOH नहीं लिया। जब हमने LDA लिया तो आप बात उसकी मत करिए, क्योंकि LDA जो है वो लो टेम्परेचर पे लिया। NaOH क्यों लेंगे? NaOH लेने का कोई मतलब नहीं, वो उसमें दूसरी बात आ जाती है। पहले हम जो आपको बात बता रहे हैं उसको समझिए, आप वो दूसरी चीज है, वो चीज अलग है, उसको मिलाइए मत इसमें। -78 भी लिखा है इसीलिए आपके लिए, ठीक है, टेम्परेचर जैसा है वैसा ही दिया है मैंने आपको। अब बताइए भाई, इसको क्या करेंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये क्या है? इनोलेट, जी जी बिल्कुल, इनोलेट ठीक है, ये वाला मैं एक साथ दिखा रहा हूँ, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक साथ इंक्लूड कर रहा हूँ, एक ही में इंक्लूड कर रहा हूँ। सही है ना भाई? ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ, और ये ओपन माइनस। एक टाइम पे एक ही होगा ना? हाँ? एक टाइम पे एक ही होगा ना, एक ही इनोलेट बनेगा। हाँ, एक ही मिनट। रिएक्शन तो मेजर के लिए कोई एक ही करेगा, माइनर बनने के लिए सब कर सकते हैं। हम पॉसिबिलिटी पूछे ना आपसे बेटा, हाउ मेनी इंटरमीडिएट पूछे, इसको करो, इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, ये कैसा इनोलेट है भाई? देखो इतना खाली इनोलेट है, अल्फा लिख लो यार,
अल्फा डैश, ये क्या है, बीटा डैश और गामा डैश, डबल बॉन्ड है देखो बीटा गामा के बीच में। वही लिखवाया आपको एक्सटेंडेड इनोलेट का डेफिनेशन कि जहां कहीं पे भी इनोलेट के साथ बीटा गामा पे उसके साथ कंजुगेशन में डबल बॉन्ड हो, ठीक। लेकिन कंजुगेशन लीनियर होना चाहिए बेटा, लीनियर समझते हो कि मतलब इस डबल बॉन्ड का कंजुगेशन इसके साथ होना चाहिए और इसका कंजुगेशन O- के साथ होना चाहिए, तब उसको आप क्या बोलोगे, एक्सटेंडेड इनोलेट। तो आपके पास देखिए दो एक्सटेंडेड इनोलेट है बेटा, देख लीजिए, ये भी एक्सटेंडेड है और ये वाला भी देख लीजिए, दोनों में है, बीटा गामा कर देता हूं मैं, दोनों में आप मिला लीजिएगा, अल्फा डैश बीटा डैश और ये गामा, मिला नहीं, बीटा गामा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बीटा गामा। अब बताइए कितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं, तीन है इसका आंसर, दो एक्सटेंडेड इनोलेट है और एक इनोलेट, समझ गए, तो सही आंसर इसका 3 होगा। अब देखिए कोई कहे कि सर कार्बोनाइल भी तो इंटरमीडिएट है, ना ना, कार्बोनाइल की बात ही नहीं कर रहे। सवाल का मोटो है कि आपसे ये पूछना चाह रहा है कि एल्डिहाइड के साथ लोगे तो 3 से 3 कौन सी स्टेबल इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेंगी, और 3 स्टेबल इंटरमीडिएट स्पीसीज तभी बनेंगी जब चार्ज ऑक्सीजन पे जाए, और चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा तभी वो क्या होगा, स्टेबल। तो इनोलेट की बात कर रहा है, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है सवाल में कि हाउ मेनी इनोलेट कैन फॉर्म, ठीक है, तो एक इनोलेट बनेगा और 2 एक्सटेंडेड इनोलेट बनेगा, ठीक बेटा। आपको क्लियर हो गई मेरी बात, बीटा गामा वाला बात समझ में आ गया आपको। अब आप को मैं 3-4 सवाल नोट करा देता हूं, ठीक, उसके बाद मैं कुछ सवाल आपको करवाऊंगा, कुछ सवाल आपको कैलकुलेटर का देखता हूं, आपको करवाता हूं, और कुछ सवाल मैं आपको वो आपको एक पेपर है आपका, उसको दिखा के आपको कराता हूं, बताइएगा मुझे, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको मैं बता देता हूं, आपके माइंड में चलेगी बात थोड़ा सा, जो बेसिस बेटा लो टेम्परेचर वाले होते हैं, लो टेम्परेचर समझते हैं, लो टेम्परेचर का मतलब कि जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड हो, काइनेटिकली कंट्रोल्ड का मतलब कि जिनके लिए आप वो पाथ फॉलो करो काइनेटिक्स में जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, मतलब कि जल्दी हो। तो आपको जो बेसिस की शीट दी है मैंने, आप देखिएगा, उसमें एक बेसिस का कैटेगरी है काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेस, ठीक, अभी ले लीजिएगा बेटा बेस का। काइनेटिकली कंट्रोल्ड बेस का मतलब होता है कि ऐसा बेस जो लो टेम्परेचर पे यूज किया जाए। देखिए ये कैटेगरी है आपकी, ये कैटेगरी लास्ट है आपकी 6th वाली कैटेगरी, केसी बेस। तो ऐसा बेस जो लो टेम्परेचर पे यूज किया जाएगा, ठीक, वो हमेशा अल्फा प्रोटॉन को प्रेफर करेगा, यानी कि ये वाला इनोलेट बनेगा, इसमें अल्फा वाला डोमिनेट करेगा, मतलब कि एक्सटेंडेड इनोलेट नहीं बनेगा, इनोलेट बनेगा। और अगर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल बेस लेंगे तो कौन मेजर होगा, एक्सटेंडेड इनोलेट मेजर होगा, केसी वाला मेजर नहीं। तो ये आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए अभी हाल फिलहाल में, मैं आपको बाद में समझा दूंगा अच्छे से, ठीक। एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, लास्ट नोट करके आप स्टेटमेंट, if any low temperature condition base जैसे कुछ बेसिस का नाम लिख लीजिए, जैसे एलडीए, ठीक, सच एज एलडीए, नोट कर लीजिए एलडीए। हाँ, तो देख लीजिएगा सर, आपका बेस है आपके पास LiHMDS, KHMDS, NaHMDS। आप हमसे पूछोगे ये क्या होता है, तो ये आपको उसमें दिया है, सब देख लीजिएगा। हम आपको बस इतना बता सकते हैं बेस होता है, और बेस क्या होता है वो आपको पता है, और बेस क्या करता है वो भी आपको पता है कि हाइड्रोजन निकालता है, वो भी एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए LiTMP, ये भी बेस है, NaTMP एटसेट्रा कर लीजिए, बहुत सारा है, आप उसमें देख लीजिएगा, बहुत सारा है। बस आप हमसे एक ही चीज पूछ सकते हैं कि सर अगर अल्फा और गामा दोनों हुआ तो क्या करें, यही तो मतलब बचा अब आपका, भाई अल्फा हुआ तो अल्फा निकलेगा और खाली गामा हुआ तो खाली गामा निकलेगा। लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर अल्फा और गामा दोनों हुए तो कौन निकलेगा, तो भाई मैं लिखवा रहा हूं आपको, इफ लो टेम्परेचर कंडीशन बेस इज यूज्ड सच एज दिस एंड बोथ इनोलाइजेबल अल्फा, अंडरलाइन करिएगा इसको,
एंड गामा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, then alpha CH will be preferred ठीक है, नॉट गामा CH। क्लियर हो गया बेटा बात? गामा लोगे तभी एक्सटेंडेड बनेगा। इसके पहले आप एक देखोगे, आपको मैं एक NO2 वाला एग्जांपल बताया था। NO2 वाला तो बोलिए, देखो नहीं है। अब आप लोग सर इसमें तो गामा है ही नहीं, है गामा नहीं है ना इसमें, केवल अल्फा है। तो मैंने जो आपको बताया वो तब बताया जब गामा अल्फा दोनों हो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। समझिए मेरी बात को बेटा। तो ध्यान रखिएगा कि जब किसी कंपाउंड में ये सारी कंडीशन लग रही हो जो मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन अल्फा भी हो और गामा भी हो, तो ऐसे बेस जो लो टेम्परेचर पे यूज किए जाते हैं, जिनको केसी बेसिस बोलते हैं, वो लोगे तो अल्फा निकलेगा। और अगर हाई टेम्परेचर बेस लोगे या रिफ्लक्स बेस लोगे तो हमेशा गामा प्रेफर करिए। एंड इफ हाई टेम्परेचर और रिफ्लक्स्ड बेस, ये सब मिलेगा बेटा आपको इसमें। टीसी बेस का मतलब होता है हाई टेम्परेचर बेस। इफ हाई टेम्परेचर और रिफ्लक्स्ड बेस is used, then gamma hydrogen is preferred, not alpha। ठीक है, चलिए बना लिया भाई आपने, सब बना लिया पूरा। इसका आंसर 3 होगा। ठीक, आप कुछ सवाल नोट कर लीजिए इसमें, मैंने आपको जो बताना था बता दिया सारा। अब देखो बेटा, इसी में थोड़ा थोड़ा बताना है आपको। जैसे O पे लिथियम लगा दो तो लिथियम इनोलेट, सोडियम लगा दो सोडियम इनोलेट, पोटेशियम लगा दो पोटेशियम इनोलेट, मैग्नीशियम लगा दो मैग्नीशियम इनोलेट, टाइटेनियम लगा दो टाइटेनियम इनोलेट। तो वो आगे आएगा, अभी उसकी चिंता मत करिएगा। अभी आप इनोलेट समझ गए पूरा अच्छी तरह से। एक्सटेंडेड इनोलेट समझ गए आप? देखिए बेटा मेरी बात समझिएगा, मैं आपको जो चीजें जानता हूं वो पहले बेसिक से उठा करके डेप्थ तक पहुंचाऊंगा, और ज्यादा समय नहीं लूंगा। बेसिक उतना ही समय लूंगा जितना आपकी रिक्वायरमेंट होगा, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं उसको जितना एक्सटेंड कर सकता हूं उतना एक्सटेंड करूंगा। बस मेरा टारगेट ये होगा कि आपका सारा सवाल जो पेपर में पूछा जा सकता है वो आपका सारा कवर हो जाए, क्योंकि अगर सारा कवर नहीं होगा तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। समझ रहे हैं? नहीं तो आप पूछेंगे कि सर आप इनोलेट पढ़ाते रहिए, तो हम आपको खाली 1 साल तक इनोलेट ही पढ़ा सकते हैं, खत्म ही नहीं होगा इनोलेट। ठीक है, तो आप सोचेंगे दूसरे टॉपिक के लिए स्टार्ट हुआ। तो इसलिए आप जितना